IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की। क्या है यह, कैसे होता है और क्या इसका इलाज है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिसिन हॉस्पिटल से श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन कुमार पटेल। डॉक्टर रंजन, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। डॉक्टर रंजन, सबसे पहले ये बताइए कि ब्रोंकियल अस्थमा आखिर होता क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली एक सांस की नली की एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें सूजन होता है और उसके कारण फिर सिकुड़न होने लगता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना या खांसी होना, सीने में जकड़न होना और रात रात तो खांसी होना ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें पहचानें और कैसे ये सही समय पर पता चल जाए जिससे हम डॉक्टर के पास तुरंत जा सकते हैं। जी, ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण ज़्यादातर खांसी, सांस फूलना, सांस में सीटी जैसे आवाज़ आना और सीने में जकड़न होना होता है। खांसी ज़्यादातर सुबह सुबह या शाम को या रात को होता है, दिन में ज़्यादातर ये ठीक रहता है। वैसे ही सांस का जो दिक्कत है उसमें सीटी की आवाज़ आती है, वो भी स्पेसिफिकली दिन के मुकाबले रात को जब टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे आता है। और ये मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, जैसे ठंडियों में ज़्यादा दिक्कत हो सकता है गर्मी से, और सीने में जकड़न भी या टाइटनेस लग सकता है। डॉक्टर रंजन, जैसे कि आपने बताया इसके लक्षण के बारे में, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ इसके लक्षण बहुत ज़्यादा आम है। मतलब जी लक्षण और भी कई सारी बीमारियों के होते हैं, आम बुखार के भी होते हैं। ऐसे में क्या कोई विशेष लक्षण इनमें देखे जा सकते हैं जिससे ये पता चल पाए कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है। जी देखिए, ये सब खांसी, सांस फूलना, ये बहुत सारे फेफड़ों की बीमारियों में भी होता है। जैसे टीबी हो गया, टीबी में भी खांसी लंबे समय तक होता है और वो ज़्यादा बढ़ जाने से सांस की दिक्कत हो सकता है। लेकिन टीबी में क्या है कि उसमें बुखार होगा, भूख की कमी होगी और वज़न घटना, ये सब चीज़ें हो सकती है। सिमिलरली अगर शॉर्ट हिस्ट्री है और जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दिन रात में और मौसम के हिसाब से, तो वो निमोनिया भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरे बीमारियों में भी हो सकता है फेफड़े का, लेकिन जो अस्थमा के लिए स्पेसिफिक होता है कि मौसम के बदलाव के हिसाब से या खान पान के बदलाव हिसाब से या दिन रात के में जो है सिम्टम्स के अंतर रहते हैं। बिल्कुल, ये तो बात होगी लक्षणों की, कैसे हम लक्षणों को पहचान सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों को सबसे पहले शुरुआत में पहचान, इसकी वजह से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर रंजन, अगर बात करें इसके कारणों की, तो किस वजह से यह होता है, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, इसके कारण जो हैं ज़्यादातर एक्सपोजर रिलेटेड रहते हैं। हालांकि एक आनुवंशिक टेंडेंसी भी हो सकता है, क्योंकि अस्थमा बहुत सारे केसेस में फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। जैसे पेरेंट्स को है तो बच्चों में आ जाएगा, बच्चों को है तो फिर और उनके बच्चों में जाएगा। ये आनुवंशिक प्रक्रिया एक चलता है, लेकिन उसके अलावा भी एक्सपोजर रिलेटेड रहता है। जैसे धूल धुआं का एक्सपोजर हो गया, या फिर ठंडी हवा का एक्सपोजर हो गया, या फिर घर में जैसे कोई एनिमल्स हैं जिसके फर से कुछ बाल से उसके एक्सपोजर से हो गया, या स्मोकिंग की एक्सपोजर से हो गया। ये तो बात हो गई कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, इसके लक्षण क्या होता है और इसके कारण क्या होता है, तो हम समझ गए। लेकिन देखिए, अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज संभव है, और अगर है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके उपचार के कितने विकल्प हैं, उनके बारे में बताइए। जी, ब्रोंकियल अस्थमा में बेसिकली ये होता है कि सांस की नली में सूजन बना रहता है और बीच बीच में वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसकी जो दवाइयाँ हो बेसिकली एक होता है जिसमें अपन ये करते हैं कि सांस की नलियों की सूजन को दबा कर रखते हैं और उसको रेगुलरली वो मेडिसिन लेना पड़ता है। जबकि जो सिम्टम्स हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अपन बीच बीच में जब दिक्कत होती है वो दवाई देते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की दवाइयाँ होती हैं, और क्योंकि जो सूजन दबाने वाला दवाई होता है उसको थोड़ा रेगुलर लेना पड़ता है या लंबा टाइम तक लेना पड़ता है, इसीलिए अपन उसको इनहेल फॉर्म में देते हैं ताकि लंबे समय से लेने से साइड इफ़ेक्ट उससे कम हो। तो जो इनिशियल फॉर्म होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको इलाज करने के लिए। और जो इसका जो इलाज, जो मेन इलाज होता है वो है इनिशियल फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जब टैबलेट्स लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको इनहेल फॉर्म में कम मात्रा में दिया जाता है ताकि सांस की नलियों का सूजन जो है दब के रहे और मरीज को परेशानी ना हो और बीमारी आगे ना बढ़े। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए आपने बताया कि इसका इलाज कैसे होता है, क्या उपचार के विकल्प हैं इसके, लेकिन अगर बात करें ब्रोंकियल अस्थमा से बचाव की, तो इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम पूरी तरीके से खुद को इससे बचा सकते हैं। जी, बचाव आप ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी जो भी एक्सपोजर्स हैं उससे बच सकते हैं, या जो आसपास के
एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे अगर पेट है कोई घर में जिससे आपको एक्सपोजर हो रहा है, या घर में कोई स्मोकिंग करे या खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। स्पेसिफिक अगर प्लांट्स हैं जिससे पॉलेंस निकल रहे हैं, उससे आपको अस्थमा हो रहा है, उससे रोक सकते हैं। या बहुत ज़्यादा ठंडी का एक्सपोजर हो रहा है, जैसे आप रेगुलरली अगर एसी में रह रहे हैं, उससे दिक्कत हो रहा है, तो नीड एक्सपोजर बेस्ड जो है दिक्कतें अगर है तो उससे अवॉइड करना प्राइमरी काम होता है। लेकिन उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपोजर से खाली हट जाएं तो अस्थमा कंट्रोल हो जाएगा। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो अपन को उस हिसाब से फिर इनहेलर फॉर्म में जो है रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि सारे प्रिकॉशंस आप रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन पूरी तरीके से करें। डॉक्टर रंजन, क्या ब्रोंकियल अस्थमा वाले व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए? क्योंकि देखिए अक्सर जब लोग एक्सरसाइज करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जब उन्हें यह होता है तो उनके जहन में सवाल आता है कि अब क्या उन्हें आगे ये कंटिन्यू करना चाहिए? जी डेफिनेटली एक्सरसाइज सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अस्थमा पेशेंट्स में बहुत बार ये होता है कि एक्सरसाइज से अस्थमा बढ़ जाता है, और ये भी होता है कि उससे लिमिटेशन हो जाता है, जो भी डेली का काम है उससे लिमिटेशन हो जाता है। तो अपन को ऐसे करना है कि हमेशा जब भी अस्थमा का अटैक हो रहा है अपन तुरंत इन्हेलेशन फॉर्म में जो भी दवाइयाँ हैं उसको ले लें, या एक्सरसाइज से पहले वो दवाइयाँ ले लें ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो और दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए आपने दवाइयों का जिक्र पहले भी किया, इसलिए अगला सवाल मेरे से जुड़ा हुआ ही है, क्या ब्रोंकियल अस्थमा में दवाइयाँ मदद करती हैं पूरी तरीके से? देखिए अस्थमा बेसिकली एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा इसके लिए कोई दवाई नहीं है जिसको आप एक बार ले लें और ज़िंदगी भर ना हो। तो हमें इसको जो एंटी इन्फ्लामेटरी या सूजन कम करने का जो दवाइयाँ हैं जिसको हम इनहेल फॉर्म में देते हैं, उसको डॉक्टर की सलाह से ज़रूरत के हिसाब से या कंटिन्यूस अपन उसको लेते रहते हैं, तो फिर जो सूजन होता है वो दब के रहता है और फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं होती, बीमारी नहीं बढ़ती और लाइफस्टाइल में भी आराम रहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये आता है ब्रोंकियल अस्थमा सुनते ही कि क्या उनका जीवन आगे नॉर्मल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे में डॉक्टर रंजन ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या ब्रोंकियल अस्थमा जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? ब्रोंकियल अस्थमा क्योंकि एक वेरिएबल डिजीज़ है, इसमें ऐसे भी पीरियड्स आते हैं जिसमें मरीज को कुछ भी दिक्कत नहीं रहता, मरीज को कोई भी तकलीफ नहीं रहता, और फिर ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो जब भी दिक्कत बढ़ती है सबसे पहले कि आप डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं और अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इन्हेलेशन दवाई है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करें ताकि आपको बार बार एक्सर्वेशन ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सर्वेशन बहुत सीवियर हो जाता है, ऐसे भी नौबत आ जाती है कि पेशेंट वेंटिलेटर में चला जाए। तो इससे अच्छा है कि रेगुलर डॉक्टर की सलाह से जो मेडिकेशंस होते हैं सूजन को दबा के रखने का, उसको लेते रहें ताकि ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कभी ना आए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए अस्थमा में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उसका पूरा इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे में जरा ये बताएं कि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या खाना चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए? जी, ब्रोंकियल अस्थमा में ज़्यादातर ठंडी चीज़ों से एक्सपोजर से चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे आपने कुछ फ्रीज से निकाल के ठंडा खा लिया या आइसक्रीम खा लिया, तो इन चीज़ों से जो है अस्थमा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी इन्हेलेशनल थेरेपी नहीं ले रहे हैं, जैसे आप कुछ इन्हेलर से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो अंदर का सूजन जो है कंट्रोल में रहता है और ठंडी चीज़ों खाने से भी आपको दिक्कत नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली जब आपका अस्थमा कंट्रोल है और आप कुछ नहीं ले रहे हैं और फिर सडनली आप कुछ ठंडी चीज़ें खा लेते हैं फ्रीज से निकाल के, इवन कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है, जैसे केला हो गया, तो उससे जो है अस्थमा का जो है एक्सर्वेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए आपको। ठंडियों में इवन गर्म कपड़े पहन के अच्छे से अपने आप को ठंड से बचाना चाहिए। कुछ फ्रूट्स जैसे स्पेसिफिकली केला आपको नहीं खाना है, कुछ भी चीज़ फ्रीज से निकाल के तुरंत नहीं खाना है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर होने दें फिर खाएं। और ऐसे कुछ खाने से अगर आपका कोई भी चीज़ ऐसा है जिसे खाने से आपका अस्थमा का एक्सर्वेशन हो रहा है तो वो फूड्स को आप जरूर अवॉइड करें। तो डॉक्टर रंजन, देखिए मुझे उम्मीद है कि जितनी सलाह आप दर्शकों को दे रहे हैं वो जरूर इसका पालन करें ताकि वो पूरी तरीके से आगे भी स्वस्थ रह सके और अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है ब्रोंकियल अस्थमा तो इससे वो अपना बचाव कर सके। डॉक्टर रंजन, देखिए ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में हम आपसे आगे भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं आपके हॉस्पिटल की यानी कि श्री मेडिसिन हॉस्पिटल की। यहाँ पर क्या सुविधाएं है इसके इलाज को लेकर, ये बताइए। जी, बेसिकली अस्थमा का डायग्नोसिस के लिए क्योंकि एक्सरे में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, ब्लड टेस्ट में ज़्यादातर पेरिफेरल इस्नोफिलिया रहता है जिसमें इस्नोफिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़े, लेकिन
ज़्यादातर जो आनुवंशिक अस्थमा होता है उसमें इस्नोफिल बढ़ा पाया जाता है। तो उस ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर एक स्पायरोमेट्री लंग फंक्शन टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, जिसमें हम देखते हैं कि सांस की नली में कितना सिकुड़न है और जो इनहेलेशनल थेरापी होता है उससे वो कितना खुल रहा है, उसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट भी मेडिसिन हॉस्पिटल में होता है और हम लोग अस्थमा का डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर यही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यूज़ करते हैं और फिर लोगों को सही सलाह देते हैं। बिल्कुल, तो मेडिसिन हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं यहाँ पर जो मरीज हैं, जो उनके परिजन, उनको मिलेगी। और डॉक्टर रंजन, अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव और कुछ सावधानियां बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें और क्या सावधानी बरतें? जी, जीवन शैली में हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी से बचें। जैसे अगर विंटर्स में ज़्यादा हो रहा है तो विंटर्स में अच्छे से गर्म कपड़ों से अपने आप को ढकें। और जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे आप आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं या और कुछ खान पान में ज़्यादा ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर ले भी रहे हैं तो जो रेगुलर मेडिकेशंस हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं, इनहेलेशनल थेरेपी है, उसको हम कंटिन्यू करें और साथ में वो चीज़ को सेवन करें तो हमें दिक्कत कम होगी। और आजकल क्योंकि डस्ट इतना बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डस्ट वाले इलाके से थोड़ा सा बचें। अगर आपके जॉब्स में ऐसे कुछ डस्ट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से भी बात करके उन चीज़ों को अपन कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। डॉक्टर रंजन, ब्रोंकियल अस्थमा के क्या कोई प्रकार होते हैं और अगर होते हैं तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा एक होता है हेरिडिटरी होता है, जो आनुवंशिक होता है, एटोपिक होता है, जो हर पीढ़ियों दर पीढ़ी बढ़ते जाता है फैमिली में। दूसरा होता है एक्सपोजर रिलेटेड होता है, जिसमें कि कुछ एलर्जन एक्सपोजर होता है, उससे अस्थमा होता है। फिर अर्ली ऑनसेट होता है जो कि बच्चों से चालू होता है और बचपन से चालू होता है और फिर वो बड़े होते तक फिर होते जाता है। कुछ अस्थमा होता है जो लेट ऑनसेट होता है, जो एज बढ़ने के बाद होता है, जो कि बचपन में नहीं रहता लेकिन बाद में होता है। वैसे सीवियरिटी के हिसाब से भी माइल्ड अस्थमा, इंटरमीडिएट अस्थमा और सीवियर अस्थमा होता है। माइल्ड कभी कभी होता है, जैसे एक साल में एक बार हो गया। जो इंटरमिटेंट होता है वो बीच बीच में होता है। और जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक अस्थमा साल भर लगे रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा सीजन का वेरिएबिलिटी नहीं रहता या दिन रात का वेरिएबिलिटी नहीं रहता। तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार चेस्ट फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें और जो है उस हिसाब से इलाज को। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे दर्शकों के ज़हन में शुरू से ही होगा जब हम इस एपिसोड में बात करें ब्रोंकियल अस्थमा की। ब्रोंकियल अस्थमा और सामान्य अस्थमा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है जो कि साइंस, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, और दमा या अस्थमा वो जनरल टर्म है। दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल लोग उसको अस्थमा या दमा बोलते हैं और मेडिकल साइंस टर्म में उसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, अगर ब्रोंकियल अस्थमा के निदान की बात करें तो कैसे इसका निदान किया जाता है, ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, और क्या यह पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, इसको क्योर करना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए जो भी इनहेलेशनल ट्रीटमेंट है उसको रेगुलरली अपन ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। उसका डोज जो है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सर्वेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर से, चेस्ट फिजिशियन से ज़रूर सलाह लें और ज़रूरत के हिसाब से या रेगुलर हिसाब से जैसे भी वो सलाह देते हैं उस हिसाब से इनहेलेशनल थेरेपी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका असर उम्र पर भी पड़ता है और उम्र की वजह से भी वो बीमारियां होती हैं। ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं। अगर बात करें ब्रोंकियल अस्थमा की तो क्या यह किसी भी उम्र में हो सकता है? जी, ब्रोंकियल अस्थमा जो आनुवंशिक टाइप का होता है वो बचपन से यूजुअली पाया जाता है। यूजुअली छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन से भी ऐसे दिक्कतें होती है जो कि अस्थमा जैसे लगे, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है वो ठीक हो जाए और जो बच्चा है वो उसको अस्थमा फ्यूचर में ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उम्र बढ़ने के बाद लेट ऑनसेट अस्थमा होता है और दोनों का ट्रीटमेंट लगभग वही एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलेशन थेरेपी है। बिल्कुल। और डॉक्टर रंजन, क्या गर्भावस्था के दौरान ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज पॉसिबल है? जरूर, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है, इनहेलेशनल थेरेपी होती है, उसमें डोज जो है बहुत ही कम रहती है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम रहते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में
जो कि बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है दवाइयाँ देने के हिसाब से, क्योंकि फीटस के ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो इनहेलेशन थेरेपीज होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं, इसीलिए गर्भावस्था में इनहेलेशन थेरेपी से हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और गर्भावस्था में कुछ लोगों में जो अस्थमा होता है वो बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे उसका सही इलाज बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फीटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए इसके पहले हमने बात की ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षणों के बारे में, लेकिन इसके शुरुआती चेतावनी संकेत क्या होते हैं ये बताइए, जिसके बाद अलर्ट होने की बेहद ज़रूरत है। जी, ब्रोंकियल अस्थमा शुरुआती में ऐसे होता है कि थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है, ज़्यादातर ऐसी वेरिएबिलिटी सुबह ज़्यादा हो रहा है, शाम को ज़्यादा हो रहा है, रात को ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब दिन हो रहा है वो ठीक हो जा रहा है। और मरीज़ जो है वो इनिशियल टाइम में इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हल्का खांसी दिन में ठीक हो जाता है, फिर जब रात होता है तब वो बढ़ जाता है। लेकिन देखा जाता है कि धीरे धीरे खांसी का जो सिवियरिटी हो बढ़ते जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, और साथ में सांस की भी दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर रंजन, अगर ब्रोंकियल अस्थमा होने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका इलाज पूरी तरीके से किया जाता है, लेकिन क्या ये दोबारा हो सकता है किसी पेशेंट को, किसी मरीज को? देखिए, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है, ये ऑन एंड ऑफ होते रहता है। आपको इस साल लगेगा कि आप बीमार हुए, कुछ दवाई लिया आपने, फिर आप ठीक हो गए, और आपको लगा कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, और फिर वो एक साल ऐसे ही बीत गया, लेकिन पता चला कि अगले साल ठंड में फिर से वही दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको फिर से सेम जो मेडिसिन इनहेलेशन जो है वो कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है उसको एडहर करना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके अस्थमा का कंट्रोल के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो रेगुलर विजिट से आप उसको जो है टेपर डाउन कर सकते हैं, दवाइयों को कम कर सकते हैं, इवन इनहेलेशन फॉर्म में भी आप दवाई कम कर सकते हैं और अपने शरीर के ज़रूरत के हिसाब से उसको ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए इसके पहले आपने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा होने पर क्या व्यायाम योग करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन क्या व्यायाम से ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि देखिए कई बार हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन कई बार भ्रम भी होता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इसलिए आप इसे बताइए। जी, एक वेरिएंट होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। पेशेंट जब एक्सरसाइज करता है तभी उसको अस्थमा का अटैक होता है। तो ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस होते हैं, जो सूजन कम करने वाली या सांस की नली की सिकुड़न को रोकने वाली दवाइयाँ, हम उसको पहले एडवाइस करते हैं और उसको लेने के बाद ही हम एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, ताकि मरीज को सांस लेने में दिक्कत ना हो और जो एक्सरसाइज के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो लोगों को मिल पाए। हाँ डॉक्टर रंजन, कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को एक्सपोजर से बचना है। कोई भी डस्ट एक्सपोजर, स्मोक एक्सपोजर, पॉलन एक्सपोजर या कोई भी जैसे इंसेंस स्टिक का स्मोक हो गया, कुछ मरीज रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे डिओड्रेंट या परफ्यूम से अगर दिक्कत हो रहा है, तो इन चीज़ों से बचना है। बहुत सारी ठंडी चीज़ों से बचना है, गरम खाना है, फ्रिज से निकाल कर कुछ भी ना खाएं, नॉर्मल टेम्परेचर में होने दें, उसके बाद उसको खाएं। और सिमिलरली केला जैसे फ्रूट्स है, जो कि थोड़ा हिस्टामिनिक फ्रूट्स है, जो कि बॉडी से हिस्टामिन रिलीज करता है और सांस की नली को सिकुड़न करता है, वो सबको अवॉइड करें। हाँ डॉक्टर रंजन, देखिए आपके पास ब्रोंकियल अस्थमा के कई तरह के पेशेंट आते होंगे जिनके अलग अलग कुछ भ्रांतियां होती है, मिथ होते हैं जिन्हें आप दूर भी करते होंगे। ऐसे कुछ मिथ के बारे में बताइए जो ब्रोंकियल अस्थमा को लेकर लोगों के जहन में, और कुछ सच्चाइयों के बारे में बताइए। जी, ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट को लेके लोगों में बहुत भ्रम होता है। लोगों को लगता है कि हम एक बार इन्हेलर चालू कर दिए तो आदत पड़ जाएगी। ये सबसे एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है मरीजों के मन में, कि उनको लगता है कि एक बार इन्हेलर लेना चालू कर दिए तो आदत पड़ जाएगी। लेकिन इन्हेलर लेने से जो है आपकी बीमारी का जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाता है और उससे आपके शरीर को फ़ायदा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि लंबा टाइम से अगर आप टैबलेट्स के भरोसे रहेंगे तो टैबलेट्स लंबे टाइम से लेने से साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे स्टीरॉइड्स का टैबलेट लेने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन या बीपी हो सकता है। लेकिन उसी को आप इनहेलेशनल फॉर्म में कम मात्रा में लेंगे तो ये सब
जो है बीमारियां बाद में होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो इसीलिए इनिशियल फॉर्म ऑफ जो है ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम आँख की बीमारी के लिए आँख में ड्रॉप लगा लेते हैं, या स्किन की बीमारी के लिए जैसे हम लोग क्रीम लगा लेते हैं, वैसे ही अस्थमा के लिए हम इनहेल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे मरीज को बहुत फ़ायदा होता है। और इस मिसकंसेप्शन में ना रहें कि इनहेलर लेने से आपको आदत लग जाएगी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए समय की हमारे पास थोड़ी कमी, इसलिए हमारे दर्शकों को सेहत को लेकर एक बार क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं जनरल लोगों को या अस्थमा पेशेंट्स को सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि आजकल क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं। अपने खाने में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारे फाइबर्स और जो है लेस कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली और हेल्दी रहें। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, ब्रोंकियल अस्थमा को लेकर आपने कई सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।